हेलो। गुड हेलो आफ्टरनून हेलो सर। हेलो। गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। कैसे गुड हैं आप आफ्टरनून लोग? सर, आपको और सबको ठीक नया है। साल मुबारक हो। नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद आप सब लोगों को। हाँ, आपको भी सर। और थैंक यू। ऐसी दुआ गुड करते हैं गुड कि आफ्टर अल्लाह जो है वो गुड आफ्टरनून इंशाल्लाह सर, अच्छा विश यू साल रहे वेरी आप वेरी सब। गुड हैप्पी न्यू ईयर आफ्टरनून, गुड सर। आफ्टरनून। सेम टू ऑल ऑफ यू, सेम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, हैव अ थैंक यू सो नाइस मच। डेज अहेड इंशाल्लाह। हाँ जी, कौन पढ़ने वाले हैं? सर मैं पढ़ती हूँ। श्योर। तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम है। तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम है कि जिंदगी की मसरत ना मौत का गम है। हम्म। हजार हजार दिल हैं धड़कते हुए जमाने में, मगर मगर वो वो दिल। दिल की जो दर्दे बशर का महरम है। हम्म। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। फरमाते हैं तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम है कि जिंदगी की मसरत न मौत का गम है। अ, ये शेर जो है वो एक ऐसे खास कंडीशन की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें आदमी के लिए ना खुशी खुशी रह जाती है, ना गम गम रह जाता है। यानी वो किसी चीज को उस तरह नोटिस नहीं करता जिस तरह उसे नॉर्मल हालात में नोटिस किया जाता है। ठीक है। और ये हालात किसी सच्चे फॉलोअर के लिए तभी होते हैं जब वो ये महसूस करता है कि उसका जो मुर्शिद है, उसका जो आइडियल कैरेक्टर है जिसे वो फॉलो करता है, अगर वो नहीं है, तो फिर उस सूरत में ये जो बात इसमें कही गई है वो याद आती है। वो यानी दोहराता है जहन में इंसान के, तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम है कि जिंदगी की मसरत न मौत का गम है। ठीक है। न इंसान को खुशियों का एहसास होता है और न इंसान को दुखों का एहसास होता है। मसरत मीन्स होता है प्लेजर। मसरत यानी खुशी। ठीक है जी। मसरत यानी खुशी। और हम्म। मैं इस लफ्ज से आप लोगों को जोड़ दूं, करीब कर दूं। एक लफ्ज आता है मसरूर और एक लफ्ज होता है सुरूर। इसे सरूर अक्सर लोग बोलते हैं। तो सरूर से मसरूर और मसरूर से मसरत, रूट सेम है इसका। और ये इस तरह से लफ्ज यहाँ तक पहुंचता है। तो न जिंदगी की मसरत है यानी न खुशियां हैं, और न मौत का गम है, न मर जाने का डर है कि क्या होगा, कुछ भी नहीं। ये तब जाके होता है जब इंसान इन तमाम चीजों से अपने आप को ऊपर उठाव महसूस करता है कि अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब वही नहीं है जिसके लिए जी रहे हैं, तो अब चाहे जिए खुशियों के साथ या मर जाए गमों के साथ, दुखों के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये शेर इस तरफ इशारा करता है। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद फरमाते हैं कि हजार दिल हैं धड़कते हुए जमाने में, मगर वो दिल को जो दर्द बशा का महरम है। कह रहे हैं कि अ, वो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और दो हाथ पैर हैं उनके भी, चल फिर रहे हैं। मगर एक आई मीन ऐसे इंसान के लिए कि जो सूफी अप्रोच रखता है और सूफी सोच रखता है, और जिसके यहाँ इंसानों का दर्द है, उसके एंगल से सिर्फ वो इंसान जिंदा है जिसके दिल में दूसरे इंसानों का भी दर्द है। अगर उसके अंदर दूसरों का दर्द नहीं है, समाज का, माशरे का, पड़ोस का, रिश्तेदारों का, महल्ले का, देश का, अपने, अगर उससे कुछ लेना देना नहीं है दुनिया का, जहाँ किसी को बेखता मारा जा रहा हो, सताया जा रहा हो, और आपकी सेहत को ऐसा ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को जिंदा आई मीन तस्वुर नहीं करते इस तरह के महान पुरुष की जो
ये बात करते हैं। वो कहते हैं हजार दिल हैं धड़कते हुए जमाने में, मगर वो दिल कि जो दर्द बशर का महरम है। ऐसा दिल अपनाओ कि लोग तुमसे अपने दर्द बांटने में कंफर्ट फील करें, अपनी परेशानी को शेयर करने में। लो, आवाज आ रही? जी लोग सर, अपना आ रही। दर्द बांटने में, अपनी अपनी पीड़ा को शेयर करने में कंफर्ट फील करें। ऐसा ना सोचें कि इनसे अगर हम अपनी बात बताएंगे कि मेरे साथ क्या परेशानी है, क्या मसला है, क्या दर्द है, पता नहीं आबरू ना चली जाए, इज्जत ना चली जाए, मेरा मजाक ना बनाए। ये ना करें, बल्कि ये मुझे बढ़ावा देंगे, मुझे मुझे जो है वो हौसला देंगे, मुझे संभाला देंगे कि भाई आप परेशान ना हो, ऊपर वाला बहुत करीम है और हम कुछ करते हैं मिलके यार, ऐसा कुछ। इस तरह का जिसके अंदर दिल है, मिजाज है, तो वो तो सही माना में जिंदा इंसान है, उसके पास दिल भी है। और अगर इस तरह का दिल नहीं है कि जो दर्द बशर का महरम हो, यानी क्या मतलब, इंसान के दर्द का महरम हो, यानी क्या मतलब, आपसे कोई अपनी दर्द की परेशानी की बात कहते हो न शर्माए कोई इंसान, इतना तो आपको इजी गोइंग होना चाहिए। अगर नहीं है आप, तो वो इन इन महान पुरुष के नजर से और बहुत सारे लोगों की नजर से जो इस सोच के दुनिया में गुजरे हैं, और वो इंसान इंसान नहीं है। आ रही बात समझ में? जी सर, बशर बशर। यस सर। बशर यानी मैनकाइंड, इंसान जी। ठीक है ना? तो मगर वो दिल के जो दर्द बशर का महरम है, सिर्फ वो दिल सही माना में धड़क रहा है, जी रहा है, जिंदा है, कि जो ऐसा है कि जिसको दूसरों के दर्द का भी ख्याल है, और दूसरे भी उससे अपने दर्द बयान करते हुए परेशान और हिचकते नहीं है, बल्कि अपनी बात कह पाते हैं उससे। उसके अंदर इतना क्रेडिबिलिटी उसकी है समाज में, कि जिससे लोग अपनी बात शेयर करने में शर्माते नहीं, हिचकते नहीं, कह देते हैं अपनी बात कि भाई ठीक है, हाँ, इनसे सर तो ये बात महरम का कही जा मतलब? सकती। महरम का सर एक एक महरम। एक थ्योलॉजिकल टर्म है। जी, महरम एक थ्योलॉजिकल टर्म है कि जो हमारी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्ते होते हैं, वो महरम कहलाते हैं। दो टर्म है, एक महरम और एक नामहरम। ठीक है? फ्रॉम द पर्टिकुलरली इस्लामिक थ्योलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, ये चचा भतीजे, फॉर एग्जाम्पल मामू भतीजे भांजे, या फॉर एग्जाम्पल ये महरम रिश्ते हैं। ठीक है? ये महरम रिश्तों की कैटेगरी में इनका शुमार होता है। ठीक है? कुछ होते हैं जो नामहरम रिश्ते होते हैं। ओके। नामहरम रिश्ते कौन से कहलाते हैं? नामहरम रिश्तों में ऐसे अननोन अननोन लोग हो सकते हैं कि जिनसे पहले से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, कोई रिश्ता अपनाया जा सकता है, बशर्ते उसका एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तब जाके वो रिश्ता अपनाया जाता है। जैसे किसी इंसान की किसी अननोन फैमिली या खानदान में किसी का रिश्ता होना और शादी होना। सो शादी होने से पहले तक वो नामहरम है। ठीक है ना? और शादी होने के बाद वो महरम है। यानी क्या मतलब है? यानी जो फीमेल्स हैं, एज पर इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट, वो बेहिजाब उनके सामने नहीं जा सकती, उनके साथ फ्री नहीं हो सकते। ठीक है ना? इसलिए उन्हें नामहरम कहा जाता है। ये सड़क चलते लोग अननोन जो हैं, आप उनके सामने उस तरह से कंफर्ट नहीं रह सकते जैसा आप अपने बाप भाई बेटे हस्बैंड वाइफ जैसे एक साथ रहते हैं। सो ये डिफरेंस है महरम और नामहरम का। सो बहुत ज्यादा जो अपने सगे सर्टिफाइड होते हैं, गॉड मेड और लेजिटिमेट रिश्ते जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड महरम। एंड दोज हु आर अननोन, जिनके और हमारे बीच में थोड़ा एक पर्दा होता है सोशल, और क्या कहते हैं, वैल्यूज का, कस्टम्स का, सो दे आर नामहरम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन महरम एंड नामहरम। ठीक है? यस सर। जी सर। हाँ, हाँ। ओके तो सर। हमें महरम होना चाहिए, यानी हमें लोग अपना समझें। मैं एक सेकंड, एक कॉल लेने दो, तीन बार आ गई, जब तक आप इसे पढ़ें अगले शेर को। आई विल रीड इट। तरस रहा हूँ मैं एक लम्हाए सुकून के लिए, ये जिंदगी तो नहीं, जिंदगी का मातम है। तरस रहा हूँ मैं एक लम्हाए सुकून के लिए, ये जिंदगी तो नहीं, जिंदगी का मातम है। बहुत बढ़िया। तमाम आलमे फानी ने साथ छोड़ दिया, तमाम आलमे फानी ने साथ छोड़ दिया, बस एक मुर्शद कामिल ही मेरा हमदम है। तमाम आलमे फानी ने साथ छोड़ दिया,
बस एक मुर्शिद कामिल ही मेरा हमदम है। Beautiful. Um, Somebody's microphone is on. सॉरी फ्रेंड्स, मैं अपने होम टाउन में हूँ और मेरे ऑफिस से फोन आ रहा था, जबकि सैटरडे ऑफिस नहीं होता है, और 2-3 बार गया इतनी देर में, तो मैंने कहा उठा ही लेता हूँ। जी। तो ये तीसरा वाला शेर पढ़ा आप में से किसी ने? नहीं पढ़ा, ये दोहरा लिया सिर्फ, अभी सबके लिए नहीं पढ़ाया, अपने I लिए did पढ़ा it. धीरे धीरे। I did it. ओके, सो कैन यू डू इट वंस अगेन? Yes, yes, yes. तरस रहा हूँ मैं एक लम्हाए लम्हाए सुकून के लिए, ये जिंदगी तो नहीं, जिंदगी का मातम है। क्या बात। तमाम आलमे फानी ने साथ छोड़ दिया, बस एक मुर्शिदे कामिल ही मेरा हमदम है। क्या बात। अ, ये जो शेर है, एक तो ये बहुत ही डीप मीनिंग वाली गजल है शुरू से ही। आप देखें, तेरे बगैर जो मेरा अजीब आलम है, कि जिंदगी की मसरत न मौत का गम है। फिर अगला शेर, हजारों दिल है धड़कते हुए जमाने में, मगर वो दिल कि जो दर्द बशर का महरम है। तो वही दिल है बस, कि जो दूसरों के दर्द को समझता है। तीसरा शेर ये है, तरस रहा हूं मैं एक लम्हे सुकून के लिए। अभी जो जिंदगियों का हाल है, और जिस तरीके से लाइफ में भागम भाग है, और अनसर्टेनिटी है, और स्ट्रेस है, और प्रेशर है, और आदमी जो है वो जिंदगी नहीं जी रहा है, जिंदगी जीने की कोशिशों की नजर है उसकी पूरी लाइफ। यानी जिंदगी जीने के जो लवाजमात हैं, जो चीजें हैं उसको चाहिए लाइफ के लिए, उसके अरेंजमेंट में ही लाइफ स्पेंड हो रही है। नो, नहीं कि खुद लाइफ स्पेंड हो रही है इटसेल्फ। तब ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। सो आप ये शेर देखिए कि तरस रहा हूं मैं एक लम्हे सुकून के लिए, मैं एक सुकून के लम्हे के लिए तरस रहा हूँ। लम्हा यानी मोमेंट, मैंने एक सेकंड भर का जो पल पल गुजरता है उसे लम्हा कहते हैं। तरस रहा हूं मैं एक लम्हे सुकून के लिए, ये जिंदगी तो नहीं, जिंदगी का मातम है। हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी के नाम पर जिंदगी का मातम है। मातम किसे कहते हैं? मातम कहा जाता है किसी गम और दुख की पीड़ा के वक्त जो है वो इंसान जब सरो सीना पीटता है, हाँ ये क्या हो गया मेरे साथ, दैट इज कॉल्ड मातम। ठीक है ना? ग्री हाँ। सो उस सरो सीने पीटने को, रोने की हालत में, अब वो रिदम के साथ भी होता है, कई दफा सडन भी होता है। रिदम के साथ जो होता है, जो हम कुछ रिसाइट कर रहे होते हैं, जैसे मुहर्रम में आप देखेंगे ना, पर्टिकुलरली इन शिया मुस्लिम सेक्ट, सो पीपल आर यूजुअली डूइंग दिस, के वो बिल्कुल नवाह पढ़ते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, शेर पढ़े जाते हैं इमाम हुसैन के लिए, और उसके बाद रिदम में सरो सीना पीटते हैं, इवन वो भी रिदम में होता है। ठीक है ना? सो दैट इज कॉल्ड मातम, उसका नाम ही मातम है पूरी दुनिया में। किसी भी जबान में लोग बोलते हो, बट उस चीज का नाम मातम कहलाता है। तो कह रहे हैं हमारी जो जिंदगियां हैं उसका हाल ये है कि हम जिंदगी थोड़ी जी रहे हैं, हम तो जिंदगी का मातम मना रहे हैं, गम मना रहे हैं जिंदगी का, कि भाई ये एक लाइबिलिटी लाइफ नाम की मिल गई है, अब इसे निभाना है, अब इसके लिए कुछ भी करना है यार, करना है, क्या करें। परेशान हुए जा रहे हैं, अपने आप को हलकान किए दे रहे हैं, अपने आप को एकदम वो कर रखा है, क्या कहते हैं, ट्रैप कर रखा है हजारों चीजों में। और ख्याल ये है कि हम जिंदगी जी रहे हैं, जबकि जिंदगी जीने की कोशिशें और उसके लिए जो लाजमी चीजें हमें जहन में, उसके अरेंजमेंट में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिंदगी कहाँ जी रहे हैं। तो ये जिंदगी तो नहीं, जिंदगी का मातम है, ये कहने का। ठीक है जी। ठीक है yes. हाँ। जो मतला है, मैं बहुत देर से दिमाग में मेरे चल रहा था, इस गजल का मतला है, इससे मुझे कोई शेर याद आ रहा था, वो अब जाके शायद पूरे तौर पे अपलोड हो पाया माइंड की स्क्रीन पे। किसी की गजल है कि अ, तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है, ये बहुत उल्फतें, beautiful. ये मोहब्बत की चाहत। जी। तो इसका बहुत दो हेलो। सर बहुत तू अच्छे, इस एक बार कदर फिर मुझे अपने बोलिए। तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता
होता है। उसमें एक शेर ये है कि ये उल्फतें हैं, ये मोहब्बत, ये चाहते हैं, ये खुलूस, कभी कभी तो ये सब कुछ अजीब लगता है। तो ये मुझे पता नहीं कि उस शेर के बाद ये याद आया था, तो उस टाइम प्रॉपर याद नहीं आया था सारे वर्ड्स के साथ, अब जाके रिकॉल हो पाया था। इसको सुना देता हूँ आपको। क्या? हाँ जी। तो ये वाला भी मेरे ख्याल में पढ़ दिया था आपने शेर की जी। नहीं, तमाम आलम फ़ानी ने साथ छोड़ दिया, बस एक मुर्शिद कामिल ही मेरा हमदम है। दरअसल हमारा जो स्पिरिचुअल मेंटर होता है और हमारा जो रियल सेंस में गाइड होता है, जिसे हम फॉलो करते हैं एज ए लीडर, वही एक ऐसा मुखलिस इंसान होता है दुनिया में कि जो किसी भी हालत में हमारा साथ नहीं छोड़ता, किसी आलम में हमको अकेला नहीं छोड़ता वो। और एक सच्चे मुर्शिद की और सच्चे आइडियल इंसान की जिसे हम फॉलो करते हैं, शान भी यही है कि कोई भी आपको किसी भी आलम में तन्हा छोड़ के चला जाए, बट वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है। उसी बात की तरफ इशारा है इस शेर में, तमाम आलम फानी ने साथ छोड़ दिया, बस एक मुर्शिद कामिल ही मेरा हमदम है। ठीक है, तमाम आलम फानी ने साथ छोड़ दिया, बस एक मुर्शिद कामिल ही मेरा हमदम है। फरमाते हैं कि आलम फानी किसे कहा जाता है? आलम यानी दुनिया, ठीक है। फानी यानी होता है फना हो जाने वाला, खत्म हो जाने वाला, मिट जाने वाले को कहते हैं फानी, यानी फना हो जाने वाला। कहना ये जो दुनिया है, इसे, इसका जो नाम है आलम फानी है, और वहां जो दुनिया है यहाँ के बाद उसे आलम जावेदानी कहा जाता है। अक्सर उर्दू स्पीकिंग सर्कल्स में किसी के इंतकाल पर जब उसकी इत्तला, उसकी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जाती है, तो उर्दू में जो लफ्ज लिखा जाता है वो ये कि फुला साहब इस दार फानी से या आलम फानी से इस दार फानी से आलम जावेदानी की तरफ कूच कर गए। यानी क्या मतलब? फला साहब इस दुनिया से जो मिट जाने वाली थी उस दुनिया की तरफ चले गए जो हमेशा रहने वाली है। ठीक है। सो आलम फानी का तो ये मतलब होता है। सो तमाम आलम फानी ने साथ छोड़ दिया, इस पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया हमारा। ये जो दुनिया है ना फना होने वाली, इस पूरी दुनिया ने, इंक्लूडिंग ऑल रिलेशंस, इमोशंस, अटैचमेंट्स, बिलोंगिंग्स, सब ने हमारा साथ छोड़ दिया, बस एक मुर्शिद कामिल ही मेरा हमदम है। बस एक मुर्शिद कामिल है कि जो मेरा हमदम है, मेरा साथी है, और जो मेरे साथ हमेशा मौजूद है, सांस में सांस मिला के, इसलिए हमदम का इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली जो मीनिंग है हमदम का, दम के माने होते हैं सांस के, हमदम यानी जो हमारी सांसों में भी हमारे से शरीक है, हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ जी रहा है गोया। सो इतनी डीप मीनिंग, बट इसमें कुछ जाता नहीं, बिकॉज हमदम को नॉर्मली लोग रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं गाने में, और हमनमा हमदम और ऐसे करके, ठीक है ना। बट बहुत ही आई मीन बहुत ही वजनी किस्म का लफ्ज, बहुत भारी भरकम सा लफ्ज है, बहुत ही डीप सी मीनिंग है इसकी, स्पिरिचुअल भी और यूं भी। बट अभी ज्यादातर चीजें अपनी जगह पे नहीं ना, कौन सा लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा आदमी कहाँ बैठा हुआ है, कुछ कुछ पता नहीं। सो बस एक मुर्शिद कामिल ही मेरा हमदम। ठीक है जी। जो हमारे मुर्शिद हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, रहबर हैं स्पिरिचुअल, वही हैं जो हमेशा मेरे साथ है, बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये कहने का मतलब इस शेर का, या आप यूं कह सकते हैं कि वही हैं जो हमेशा साथ देंगे, बाकी तो सब साथ छोड़ देते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ जी। तो मैं पढ़ती हूँ सर। जी, इसके बाद ये कर लें। ये बेरहम आलमे हवस है। बेरहम नहीं है, हाँ, बेरहम नहीं है, ये बज़्म बेज़म, अहले हवस है। बज़्म, अच्छा ओके, बज़्म। जी जी। बज़्मे, हम्म, ये बज़्मे आलमे हवस अहले, है। अहले, हाँ जी। ये बज़्म ये अहले बस हवस है। अहले हवस है। हम्म, ये यहाँ खलूस कहाँ? खुलूस, खुलूस कहाँ? खलूस खलूस कहाँ? कहाँ? हेलो। हम्म, खलूस कहाँ? खुलूस, यहाँ खुलूस कहाँ? खू खलूस है खे सर, है ना? वो ला में लगा है ना, नहीं, इसीलिए मैं खे ऐसा। पे भी पेश है और लाम पे भी पेश है, खुलूस।
लगा हुआ किसी भी नहीं है, बट अंडरस्टूड दोनों पर है। खुलूस पढ़ेंगे फिर। हम्म। ओके। तेरा तो जाम यहाँ तो बहुत है। यहाँ 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 तो हम्म हाँ त्याज, यहाँ तो जाम बहुत है, शराब ही कम है। कम है। हाँ, वेरी गुड। क्या बात। बहुत बढ़िया। जी। तेरे निसार मुझे तो तूने बख्श दी जन्नत। हम्म। तेरा मुझे ख्याल है, तेरा है, हम्म तेरा ख्याल है तेरा ख्याल ही रंगों का, तेरा ख्याल ही रंगीनियों का आलम है। का आलम है। हम्म, 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 क्या बात है, क्या बात। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। तो फरमाते हैं कि ये बज़्म अहले हवस है, यहाँ खुलूस कहाँ। ये जो दुनिया है, ये ख्वाहिशों के पुजारी, हवस वाले लोगों की दुनिया है। यहाँ सच्ची श्रद्धा वाले लोग कहाँ हैं, यहाँ खुलूस वाले लोग कहाँ हैं, यहाँ प्योर डिवोटीज काइंड ऑफ लोग कहाँ हैं यहाँ पर ना, जो बहुत ही सच्चे श्रद्धालु होते हैं, वो कहाँ हैं यहाँ लोग। तो यहाँ ज्यादातर लोग वो हैं जो अपने डिजायर्स को लेके जी रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को लेके जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जो बज़्म है, यानी ये जो समाज है, ये दुनिया है, ये अहले हवस की दुनिया है, ये बस ख्वाहिशों में की पुजारियों की दुनिया है यहाँ। जी, बस में बज़्म यानी खुलूस। महफिल, बज़्म यानी, जी बज़्म यानी महफिल, बज़्म यानी एक हम्म एक पूरा समाज, सोसाइटी। आप इसको हम्म सिंबॉलिकली यहाँ ये समझें, वरना बज़्म का मतलब होता है जैसे एक बज़्म सजी है और एक आदमी पढ़ रहा है, कुछ लोग सुन रहे हैं, सो दैट इज दी एक्चुअली बज़्म, महफिल। है ना। हम्म हाँ, महफिल जो होती है, बट हम्म। और ठीक है। अहले ये बज़्म अहले हवस है। अहले हवस यानी अ, अपनी डिजायर्स और ख्वाहिशों के मानने वाले लोग, जो हमेशा अपनी सिर्फ लंबी से लिस्ट बना रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, है ना। सो उनको कहा जाता है। इच्छाधारी। ठीक है। तो लालची किस्म के लोग, और बहुत ज्यादा डिजायरस किस्म के लोग। ठीक है जी। हाँ, यानी जितने भी नेगेटिव मटेरियलिस्टिक नॉन स्पिरिचुअल डिजायर्स की लिस्ट हो सकती है, टिल टू दी लस्ट इवन, ये लफ्ज जाता है, बता दूं आपको मैं, हवस का लफ्ज जो है ये वहां तक जाता है। सो कहने ये ज्यादातर लोग इस तरह के लोग हैं। इनमें सच्ची श्रद्धा वाले लोग कहाँ हैं, यहाँ खुलूस कहाँ, यहाँ खुलूस कहाँ है, यानी सच्ची श्रद्धा कहाँ है। अब उसके बाद अगले मिसरे में जो बात कही गई वो ये है कि यहाँ तो जाम बहुत है, शराबी कम है। यानी क्या मतलब, यानी ये सारे के सारे बर्तन हैं, बट इसके अंदर कंटेंट नहीं है, ये खाली है। ठीक है। भाई कोई भी अगर जाम है, तो जाम दरअसल जाम तब है जब उसके अंदर कंटेंट हो, उसके अंदर शराब हो, तभी तो जाम काम का है ना। ये हम्म दे आर लाइक एम्प्टी काइंड ऑफ पॉट्स, ठीक है ना, ये खाली किस्म के बर्तनों की तरह से हैं ये। इनके अंदर कुछ नहीं, ये खाली है। ये भरे हुए कब माने जाएंगे, यानी महाराज जी की नजर में और शायर की नजर में और सूफी शख्सियत की नजर में, जब इनके अंदर सच्ची श्रद्धा पाई जाएगी, इनके अंदर हवस नहीं होगी, इनके अंदर लालच नहीं होगी, इनके अंदर दुनिया की बड़ी ख्वाहिशात और विशेष और डिजायर्स की लंबी लिस्ट नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह पर सच्ची श्रद्धा होगी इनके दिल में। तभी ऐसे होंगे जैसे कोई बोतल है जो कि भरी हुई है, वरना तो ये खाली है अंदर से, ये बिल्कुल इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो जाम बहुत है, शराब भी कम है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है वो बहुत हो सकती है, मगर क्वालिटी बहुत कम है। लोग ऐसे कम हैं कि जो भरपूर लोग हैं, जो एम्प्टी काइंड ऑफ पॉट्स की तरह से खाली जाम नहीं है, बल्कि उनके अंदर खुलूस भरा हुआ है, उनके अंदर सच्ची श्रद्धा भरी हुई है, जेन्युइन लोग हैं। ऐसे लोग बहुत कम है इस दुनिया हम्म। में। बात पहुंच गई आप सब तक इस शेर में जो कही गई है। जी Yes, सर। sir. हाँ, मतलब ये लोग सब रूहानियत से खाली हैं, मतलब उनको भगवान खाली की। है अंदर से, जी हाँ, जी हाँ। जी सच्ची ठीक। श्रद्धा बहुत कम है इनमें, जी जी। हम्म अच्छा। तेरे निसार मुझे तूने बख्श दी जन्नत,
तेरे निसार यानी वारी जावा जी, सदके जावा तेरे, है ना। तेरे निसार यानी तुझ पे कुर्बान जाऊं मैं। मुझे तूने बख्श दी जन्नत, के तूने मुझे अता कर दी, दे दी, यू नो, या बिस्टोर्ड, या गिवन। क्या चीज? पैराडाइज, जन्नत। तेरा ख्याल ही रंगीनियों का आलम है। कैसे जन्नत दे दी ए मेरे मुर्शिद, तूने कैसे जन्नत दे दी, तेरे कुर्बान जाऊं। तूने जन्नत ऐसे दे दी कि जब मैं तुझे सोचता हूँ तो तेरा ख्याल ही मेरी रंगीनियों का आलम है। यानी क्या मतलब? तुझे सोच के मुझे लगता है कि मैं जन्नत में हूँ, और जन्नत की तमाम रंगीनियां और वहां की जो दुनिया है, रंगीन किस्म की, खूबसूरत किस्म की, वो सब मेरी आंखों के सामने आ जाती है। तो तेरा सोचना ही इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है जैसे तूने मुझे जन्नत दे दी है। और ये भी तेरा करम है कि अगर तुझसे नहीं जुड़ा होता और तुझे नहीं सोच पाता, तो फिर मैं रहते 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 यानी जीते जी दुनिया ही में रहते हुए जन्नत को कैसे इमेजिन करता, कैसे फील करता मैं, है ना। तो तेरा ख्याल ही जो है रंगीनियों का आलम है। तुझे सोच के लगता है कि पंख लग गए हैं और मैं जन्नत में उड़ रहा हूँ। ठीक है ना। और ये भी तूने ही मुझे दिया है। अगर तू मुझे न देता ये कि तू ये सोच पाऊं, तो शायद मैं यहाँ रहते हुए जन्नत को इमेजिन नहीं कर पाता। वाह। बहुत। शेर है किसी का कि उदास रहता है ये जिंदगी का ताजमहल, उदास रहता है ये जिंदगी का ताजमहल, तेरे ख्याल की जब चांदनी नहीं होती। हाँ। ठीक है। तो बात कहने का तरीका है आदमी का कि जिंदगी मेरी, मान लो अगर मैं कि एक ताजमहल की तरह से है, तो ये ताजमहल भी उदास है क्योंकि इसमें तेरे ख्याल की चांदनी नहीं है। चांदनी रात होगी और उसके बाद उसका पत्थर चमकेगा और दिखाई देगा, वरना तो अंधेरा अंधेरा सा कुछ भी नहीं है उसमें। तो ख्याल का बहुत अहम रोल है, सोचने का, इमेजिनेशन का, और स्पिरिचुअल कनेक्ट का बहुत अहम रोल है लाइफ। तेरे निसार मुझे तूने बख्श दी जन्नत, तेरा ख्याल ही रंगीनियों का आलम है। ठीक है ना। हम तो ये सोच के ही धन्य हो जाते हैं कि बस ये जन्नत में है। ठीक है। हम्म, बहुत बढ़िया। तो मैं पढ़ूं। श्योर श्योर, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़े, बिल्कुल। हाँ पागल। वो और है जिन्हें अपना ही गम है ए हमदम। वो और हम्म, है जिन्हें अपना ही गम है ए हमदम। हमारे दिल में तो हम्म, सारे जहान का गम है। हमारे दिल में हम्म। तो सारे जहान का गम है। अदब से देख रहे हैं मुझे, मैं ओ खुर्शीदी, मैं ओ खुर्शीदी। न जाने किसके कदम पर माहो खुर्शीद, अदब से माहो देख रहे हैं मुझे, माहो माहो खुर्शीद। खुर्शीद। मुझे ओ खुर्शीद। खुर्शीद। न जाने माहो किसके खुर्शीद। कदम पर मेरी जबी खम है। न क्या बात है। जाने वो और हैं जिन्हें, पर कदम। मेरी जबी खम है। न जाने किसके कदम पर। वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है ए हमदम। हमारे दिल में तो सारे जहान का गम है। आ, मीर तकी मीर ने कहा था कि पत्थर चले किसी पा, खंजर चले किसी पर, तड़पते हैं हम अमीर। खंजर चले किसी पर, तड़पते हैं हम अमीर। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये जो शेर है, इसका जो थीम है, सेम यही थीम इस शेर का। फरमाते हैं वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है हमदम, और लोगों की दुनिया में जिन्हें अपना ही गम सताया जा रहा है, वो अपने आप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है ना। इस कदर सेल्फ ओरिएंटेड हैं कि उन्हें लगता है कि सारी दुनिया और इसकी सारी गहमा गहमी मेरे वजूद से शुरू होकर मुझे भी खत्म हो जाती है, बिकॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यू और फिगर, जो है दुनिया में, वो मैं हूँ। लिहाजा उनकी तमाम तर जो आई मीन कोशिशें हैं, उलझने हैं, वो सब अपने वजूद से शुरू होके अपने वजूद पे खत्म हो जाती है। ये और लोग हैं। हमारे दिल में तो सारे जहान का गम है। आज फरमाते हैं कि हमारे दिल में तो इस पूरी दुनिया का गम है। सारे लोग जो दुनिया में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, उन सबका मुझे दुख है, उन सबकी मुझे तकलीफ है। अगर कोई तकलीफ में है तो मुझे परेशानी होती है कि इंसान क्यों तकलीफ में
और वही इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से जिंदा दिल है, जिंदा है, जी रहा है। अदरवाइज तो मुर्दा है लोग। अगर किसी के अंदर ये कैफियत नहीं है कि वो दूसरों का गम बांट सके, दूसरों के दुख दर्द में शरीक हो सके, दूसरों का मन हल्का कर सके, दूसरों को जिंदगी जीने का हौसला दे सके, अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो महाराज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान इंसान नहीं। ठीक है। सर इस सर इससे ताल्लुक रखता हुआ ये भी शेर है कि बेचैनियां समेट कर सारे जहां की, हम्म जब कुछ न हम्म बन सका तो मेरा दिल बना मेरा दिया। दिल, जी जी बिल्कुल। क्या, वाह, बहुत बढ़िया। एक साहब ने तो इस तरह से कहा कि कोई अजीब मुसीबत, कोई अनोखा गम कहीं मिले तो हमारा सलाम कह देना। ठीक वाह। है ना, इनकी क्या बात, ज्यादा जान पहचान है। बहुत। तो हमारे दिल में तो सारे जहान का गम है। अदब से देख रहे हैं मुझे महो खुर्शीद, अदब से देख रहे हैं मुझे महो खुर्शीद, न जाने किसके कदम पर मेरी जमी खम है। कह रहे हैं कि ये जो चांद सूरज हैं, ये मुझे बड़े अदब से देख रहे हैं, बड़े एहतराम से देख रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुली मेरी तरफ आ, नजर गड़ाए हुए हैं चांद सूरज। क्यों? पता नहीं किस महान पुरुष के कदमों पर मैंने अपना माथा रखा हुआ है, मेरा माथा झुका हुआ है। खम है यानी झुका हुआ है कि इतना बुलंद इंसान है वो कि उसके पैरों पे, उसके कदमों पे, उसके कदमों पे सर रखने के नतीजे में और माथा रखने के नतीजे में चांद सूरज भी जो है ना, मुझे अदब से देख रहे हैं कि भाई क्या महान आदमी हो तुम, तुम्हारे तो भाग खुल गए, तुम्हें ऐसे महान पुरुष के कदमों पे सर रखने की जगह मिल गई, तुम्हें तो हमारी तरफ से शत शत नमन है, कोटि कोटि वाह, प्रणाम है ना। तो ये मुकद्दर की बात है ये। न जाने किसके कदम पर मेरी जबी खम है। जबी किसे कहते हैं? पेशानी। माथा। फोरहेड को, माथे को कहा जाता है। हाँ, माथा। आपने महजबी और जोहरा जबी ये सब सुना होगा। ये सब हम्म, माथे की खूबसूरती के लिए प्रीफिक्स हैं जो लगाए जाते हैं। महजबी यानी चांद जैसी जबी, जोहरा जबी यानी सितारों जैसी अ, जबीन यानी पेशानी, यही माथा। ठीक है। सो ये किसके कदमों पर मेरा माथा खम है, मेरा सर झुका हुआ है, कि ये चांद सूरज भी जो है वो बहुत अदब से मुझे निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई आप की तो निकल पड़ी, आपको तो ऐसा महान इंसान मिल गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप तो खुशनसीब इंसान है। ये कहना है। सब मैं हो खुर्शीद मीन्स चांद सितारे। जी, चांद माह सूरज। है असल में लफ्ज, वो मह लिखा हुआ है यहाँ पर जरूरत, शेरी जरूरत की वजह से। वरना माह होता है लफ्ज, माह खुर्शीद, चांद और सूरज। ओके सर आगे थैंक्स। मैं पढ़ूं? बिल्कुल पढ़े जी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ें बिल्कुल। हाँ जी सर, मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ती हूँ जी आगे। जी जी जी। मिजाज मिजाज दोस्त की रंगीनियां बताएं क्या, कभी वो हम्म शोला है यारो, कभी वो शबनम है। वो सर की तो जिसको न सजदे से थी कोई निस्बत, वो हम्म सर की जिसको न सजदे से थी कोई निस्बत, न जाने क्यों मेरे, न जाने क्यों मेरे तेरे दर पे न वो जाने देर क्यों से तेरे खम दर है। पर। हाँ, न हम्म जाने क्यों तेरे दर पर वो देर से खम है। वाह, जी। बहुत बढ़िया जी। अब आते हैं नीचे जो शेर आता इस सफे पे है, बॉटम पे। फरमाते हैं कि मिजाज बस हाँ मिजाज। ठीक है। मिजा मिजाज मिजाज दोस्त के रंगीनियां बताएं क्या। मिजाज, ठीक है जी। मिजाज यानी अम, आदमी का बिहेवियर, आदमी की तबीयत, आदमी की हालत, उसे मिजाज कहा जाता है। आप देखें कि यहीं इसी नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से 5 किलोमीटर पे लखनऊ है, और वहाँ अभी भी जब कोई फॉर्मली किसी की खैरियत पूछता है तो ये नहीं कहता है, जैसे आप दिल्ली आ जाएं और दिल्ली में दिल्ली 6 आ जाएं तो एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा बेतकल्लुफ और अपनेपन वाला जो खैरियत पूछने का तरीका है वो ये, कैसा है तू, है ना। तो इस बात के कहने के हजारों तरीके हैं हमारे यहाँ, कैसे हो तुम, कैसे हैं आप, क्या हाल है।
ठीक है ना। कैसा तो मिजाज है। एक एक इस हाँ कैसा मिजाज है आपको, इवन अभी भी मिल जाएगा लखनऊ में, ये कैसा मिजाज है, हम्म, मिजाज कैसे हैं आपके, यानी आप कैसे हैं। ठीक है, तो मिजाज दोस्त की रंगीनियां बताएं क्या। ठीक है, कभी वो शोला है यारो, कभी वो शबनम है। जो हमारा मुर्शिद है, और अ, उसके बारे में कह रहे हैं कि उनके मिजाज के बारे में क्या कहूँ मैं, और उनके मिजाज के रंगीनों के बारे में क्या बताऊं मैं। कभी वो शोला है तो कभी शबनम, यानी क्या मतलब, कभी वो बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं मगर कभी वो बहुत सख्त नाराज भी होते हैं। कहने का मतलब ये है, कभी वो शोला है यानी कभी वो नाराज होते हैं। नाराज किस बात से होते हैं, नाराज होते हैं हम फॉलोअर्स की हरकतों पर, हमारी लाइफ स्टाइल्स पर, हमारे डूज एंड डोंट्स को फॉलो न करने पर, हमारी अच्छी तरीके से जिंदगी न गुजारने पर वो नाराज होते हैं, उन्हें दुख पहुंचता है कि भाई कैसे आदमी हो भाई, तुमने इसका तो ख्याल करो कम से कम। और कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा स्नेह भरे और बहुत ही ज्यादा जेंटल और बहुत ज्यादा काइंड और कंपैशनेट होते हैं। सो उसके लिए वो सिंबॉलिक वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है शबनम का। हालांकि शबनम के माने रहमदिली के और काइंडनेस के नहीं, शबनम के माने ओस के होते हैं, ड्यू के होते हैं, जो रात में एक एक कतरा पानी आप देखते हैं गिरता है जमीन में, और सवेरे जो आपका गार्डन है, ग्रीनरी है, वो सब भीगा रहता है, ओस पड़ती है रात में, दैट इज कॉल्ड शबनम इन पर्शियन उर्दू। ठीक है, सो ये है मिजाज की हालत के, कभी वो बहुत ज्यादा किसी बात पे सख्त नाराज हो जाते हैं, और कभी वो बहुत ज्यादा मेहरबान रहते हैं हम वक्त। ये मिजाज की रंगी। हम्म, ठीक है। जी सर। आगे चलें। वो सर के जिसको न सजदे से थी कोई निस्बत, न जाने क्यों तेरे दर पर वो देर से कम है। यानी वो सर, ये जो आज तक कभी किसी के सामने झुका ही नहीं, कहीं गए ही नहीं, किसी भी पूजा अर्चना में, और किसी के सामने सर झुकाने और कहीं सजदा करने कभी नहीं किया। और ये मशहूर था कि साहब ये तो कहीं झुकते ही नहीं है। हमने ऐसे ऐसों को भी देखा कि बहुत देर से उनके सर तेरी जमीन पर और तेरे दर पर खम है, तेरे दरवाजे पर, तेरे द्वार पे वो आके गोया नमस्तक हैं और अपना सर झुकाए खड़े हैं। वो सर के जिसको न सजदे से थी कोई निस्बत, ऐसा सर है कि जिसको सजदे से कोई लेना देना नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, निस्बत नहीं थी कोई। ठीक है, न जाने क्यों तेरे दर पर वो देर से खम है। होता यह है कि जो अपने आप को ऐसा मानता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है कहीं किसी द्वार पे जाके माथा टिकाने की, सजदा करने की, झुकने की, उसे भी जिंदगी में लगता है कभी कि ये वो दर है कि जहां पर मुझे अपना सर झुकाना चाहिए, और वो बहुत देर से सर झुकाए वहां पर खड़ा है। तो अच्छे अच्छों को हमने आपके दर पर झुकते देखा है मेरे मुर्शिद, जो कभी कहीं पर झुकते नहीं, उनके सर को सज्जे से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी झुकते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, समझ आ अता अता हुआ हुजूर। आता हम्म, हुआ। अता हुआ हो जो दस्ते अता हुआ हो जो खुद दस्ते नाज से दर्शन, मुझे वो जाम हम्म, सिफाली का ही सागरे जम है। हम्म। ता हुआ अता हो जो खुद हुआ दस्ते हो नाज जो से दर्शन, मुझे वो जाम मुझे वो सफाली। ही सागरे जम है। दोस्त। क्या बात है, कह रहे कि वो जाम, वो क्या कहते हैं, जाम के जो मुर्शिद के हाथों से मिलता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वो उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जिसे लोग सागरे जम समझते हैं। सागरे जम क्या चीज है, जैसे किसी इंसान को वर्ल्ड चैंपियनशिप का कप मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड सागरे जम, या जाम जम। एक्चुअल जो टर्म है दैट इज जाम जम है। ठीक है। सो कह रहे हैं कि हम जिस दरबार में और जिस शख्स से कुछ चीज हासिल कर रहे हैं, उसकी ग्रेटनेस और उसकी महानता को अगर हम समझें तो समझ में आएगा कि उसने जो दिया है हमें, वो
दुनिया भर में अगर कोई बहुत बड़ा टाइटल हम जीतते हैं और हमें कुछ मिलता है, उससे कहीं ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस। अतः वो जो खुद दस्ते नाज से दर्शन, वो मुझे वो जामे सुफाली सागरे जम है। जामे सुफाली कैसे कहते हैं? जामे सुफाली कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, जो पहले जमाने में बनाए जाते थे। कह रहे वो मिट्टी के बर्तन जो है ना, मुझे अगर उसे अता करने वाला एक रूहानी इंसान है, तो वो मेरे लिए किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिलने वाले कप से कहीं ज्यादा कीमती है। सारी बात समझ में? वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है, उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसे अता करने वाला मुझे दस्ते नाज से दे रहा है, यानी बहुत प्यार भरे हाथों से दे रहा है, बहुत एहतराम से दे रहा है, बहुत मोहब्बत से मुझे कुछ अता कर रहा है। ऐसा वो मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा कीमती है कि जो मुझे दुनिया फतह करने के बाद कप मिलता, उससे ज्यादा कीमती है, बावजूद उसके कि ये जामे सुफाली है। जामे सुफाली क्या होता है? मिट्टी का जाम होता है। गालिब ने भी कहीं कहा है इसको कि क्या जामे सुफाल अच्छा है, इस क्या इससे अच्छा तो मेरा जामे सुफाल अच्छा है, यानी मेरा मिट्टी का जाम इससे बहुत अच्छा है। जी। Wow, very nice. दस्ते दस्ते नाज जो है मीन्स कि उनके हाथ जो है वो बहुत कोमल है। दस्ते नाज, हाँ जी, दस्त माने सॉफ्ट, होता है हाथ, सॉफ्ट, दस्त नाज यानी सॉफ्ट, बहुत प्यार भरे हाथ से। जी। प्यार भरे हाथ। ठीक। इवन गजलों में भी इस थीम के आसपास इसको बरत के कहा गया है। इन सब बातों को, बहुत मशहूर गजल है वो, ठीक था या खराब जैसा था, लम्हा लम्हा ख्वाब जैसा था, उसके हाथों से जो पिया मैंने, सादा पानी शराब जैसा। तो आप देखें इसमें भी टेक्निक जो है शेर कहने की, ये वही वाली है कि उसके हाथों से जो पिया मैंने, सादा पानी शराब जैसा। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये कि क्योंकि उसने मुझे पानी पिलाया, लिहाजा उसके अंदर मुझे नशा महसूस हुआ। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं टेक्निक सेम है, थीम और कॉन्सेप्ट दोनों शेरों में अलग अलग। यहाँ स्पिरिचुअल बात है प्योर, वहाँ प्योर रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है। चुपके चुपके जिसे पढ़ा मैंने, चेहरा उसका किताब जैसा था। ये कोई एक लंबी गजल है। ठीक है। Very nice. सिफाली का क्या मीनिंग है? जामे सिफाली। जिस सुफाल कहते हैं, जामे सुफाल कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। ओके ओके, हम्म। ठीक है, ओके सर। सर एक बार फर्स्ट शेर एक्सप्लेन कीजिएगा, तेरे बगैर तो। जी, तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम है। ठीक है ना, कि जिंदगी की मसरत ना मौत का होना है। यानी जब एक सच्चा चाहने वाला अपने मुर्शिद से जुदा होता है, दूर होता है, तो उसके दुख का यह आलम होता है कि न उसे जीने की खुशी होती है, ना मरने का डर होता है, गम होता है कि मर जाऊंगा। इन तमाम चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। ठीक है जी, ये कहने का मकसद है शेर। सर इस शेर से ताल्लुक रखता हुआ ये शेर भी शायद ठीक रहेगा। ये भी शायद फारसी में है कि उर्दू में है। पशे मुर्दन बनाए जाएंगे सागरे मेरी गिल के, लबे जा बख्श के बोसे मिलेंगे खाक में मिलकर। पाक में। खाक में मिलकर, लबे लबे जा बख्श के बोसे मिलेंगे खाक में मिलकर। जी 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 जी। ये फारसी में है ना सर? इसमें फारसी के कीवर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। पशे और मुर्दन बनाए जाएंगे, हाँ, जी, सागरे प्योर मेरी गिल प्योर के। रोमांटिक, प्योर रोमांटिक शेर है ये, एकदम एकदम। ठीक है। जी सर, जी। जी जी। मतलब इन शॉर्ट कह सकता हूँ कि मेरे मरने के बाद जब मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा और मेरी मिट्टी हो जाएगी मेरा बदन, उससे फिर जो सागर बनेगा और जाम बनेगा, और उसके बाद उस जाम में जब वो शराब पिएगा, तो इस बहाने जो है वो गोया वो मुझे अपने होठों से चूमेगा। ये कहने का मतलब है इस शेर। बहुत ज्यादा ब्लंटली रोमांटिक है शेर। अब ये शायर हैं, ये कुछ भी सोच सकते हैं भारत भाई। इनको कोई जीएसटी तो है नहीं, इनका इनको नहीं, जमीन को उनका आसमान पे रखते हैं, आसमान को। उनका ये मतलब है कि इनका मतलब ये नहीं है कि कौन कहता है कि हम और तुम जुदा हो जाएंगे। कभी भी जुदा नहीं होंगे, हम तो मरने के बाद भी मिलेंगे।
नहीं, ये तो एडिशनली इसका 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 कंक्लूजन निकाला जा सकता है, आप निकाल रहे हैं, मैं निकाल सकता हूँ, बट शेर का इटसेल्फ मीनिंग है, ये पसे मुर्दन से शुरू हो रहा है वो, जी हरे भरे बनने के जी सर। बाद। गिल जी यानी सर। कीचड़, यानी मीठा, यानी गारा, गारा बन जाऊंगा मैं, मेरी मिट्टी गारा हाँ बन जी। जाएगी। उस गारे में जाम बनेगा, और जाम से फिर वो पिएगा, जो पिएगा उस गारे से बर्तन बनेगा। जी जी, उस जाम गारे से बनेगा। बर्तन बनेगा, और बर्तन में वो जो शराब होगी उसके पीने से फिर वो मतलब जी प्यार की दास्तां है वो। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। जी सर। सर ये जो लास्ट वाले शेर में वर्ड है सागरे जम, जी सर इसको हाँ जब जी। एक्सप्लेन करें, सर आपने बताया जैसे वर्ल्ड कप जीत के बहुत खुशी होती है, तो सर इस वर्ड को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कंपेयर जब करेंगे देखिए, तो दो फिर। चीजें हैं ना, एक तो यह है कि इंसान को वर्ल्ड कप मिला है, वो उसकी 12 उसकी मेटलिस्टिक वैल्यू भी है, और एक आदमी के पास मिट्टी का जाम है, उसकी मेटलिस्टिक वैल्यू क्या है? बट शायर ये कह रहा है कि नहीं, जो जो जाम सफाली है, जो मिट्टी का जाम है, उसे अता करने वाला इतना महान इंसान है कि मेरी नजर में ये मिट्टी का जो जाम है, ये उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहने का मतलब है। हम्म ठीक है, हम्म ये बात है, किसके दरबार से क्या मिल रहा है, उसकी वजह से उस चीज की बड़ी अहमियत है। ओके। में सागरे जो है वो पूरे सागर यानी अ, हाँ, लेट मी क्लेरिफाई, सी समुद्र- फ्रेंड्स, देयर आर टू वर्ड्स, सागर और हाँ सागर। हाँ, सागर इज ए हिंदी वर्ड विच मीन्स सागर, हिंद महासागर और हिंद समंदर, महासागर, ठीक हाँ है। जी, हाँ बट जी। बट 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 जो सागर लफ्ज है उर्दू का और फारसी हम्म, का, वो उसकी कैपेसिटी एक गिलास से ज्यादा की नहीं है। ओ तो इसको कभी भी मिक्सअप मत कीजिएगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। ओ सागर कहने से एक कप या एक गिलास, और हम्म सागर जब कहा जाए और लिखा जाए तो उसका हम्म मतलब समंदर होता है, और वो हिंदी का लफ्ज होता है। तो हम्म अगरचे अगर हमारी आदत नहीं है, और किसी वजह से हम नहीं भी कर पाते हैं सही प्रोनाउंस, तो भी आई मीन सागर को हम सागर ही बोल पा रहे हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो भी हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। लफ्ज एज ए हम्म उर्दू लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है या हिंदी लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है? अगर ये एज ए हिंदी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस पर्टिकुलर लाइन में, तो हम उसको उसी मीनिंग के साथ समझें, और अगर लफ्ज उर्दू का है, लफ्ज फारसी का है, और उसके हम्म कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद चाहे उसे हम सागर बोले या सागर, मीनिंग को हमें सही समझना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सागर जम यानी वर्ल्ड कप, अब सोचिए कप से ज्यादा बड़ा नहीं होता है सागर फारसी उर्दू में, और यही सागर अगर सागर हो हिंदी वाला, तो उसके माने समंदर के हो जाते हैं। सो ये डिफरेंसेस हमें जहन में रखने चाहिए, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। That's सर why the ठीक है। pronunciation is सर जो उर्दू वाला सागर होगा ना, जो ग्लास वाला सागर है, उसका मतलब मेरा ख्याल है कि गा के नीचे नुक्ता लग जाएगा, गर, और वो नीचे सागर नहीं, ऊपर। होगा। हाँ जी नहीं सर, नहीं, वो आ, गैन एन गैन। नहीं, वो पहली बात तो उर्दू स्क्रिप्ट में और फारसी में तो एट ऑल मतलब पॉसिबल ही नहीं है। उर्दू में कोई अगर लिख भी ले कि ठीक है हिंदुस्तानी लफ्ज से लिख देते हैं, तो भी वो गाफ है, और गाफ का शेप गैन से अच्छा टोटली डिफरेंट है। अच्छा। आप देखें ना, घर जब लिखते हैं तो शुरू में गाफ है, तो वो अच्छा खासा बड़ा और स्पेस लेने वाला एक लेटर है वो। जी दरहाल के जो गैन है वो सिर्फ इतना सा इस्तेमाल होता है, इसका हेड पोर्शन छोटा जी सा, जी जी एक जी डॉट के जी साथ। जी सो जी जी यू जी। नो, दोनों एकदम डिफरेंट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इन दोनों लफ्जों का। सर मैं ना हिंदी में लिखने का बोल रही थी, अगर हम हिंदी में सागर लिखते हैं तो वो गरा गर हो गया उसमें हमें, और लेकिन हाँ, दैट इज ओके, जब हम मैं समझ उर्दू गया। में अगर उसी आप वर्ड को हिंदी में लिखेंगे लिखेंगे इसको, जी हाँ जी हाँ, तो फिर वो उसी ग गा के के नीचे नीचे एक बिंदी लग डॉट लगा जाएगी, दें। तो वो ग एकदम, की मैं हाँ जी प्रोनाउंस होगा अमेजिंग, गर। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात जी समझ हूँ, सर, बिल्कुल, जी आई एम सर, मैं टोटली इन वो सिंक विद कहना यू। चाह रही थी। दरअसल क्या है ना कि मुझे अडॉप्ट करना पड़ता है, अगर आप हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो अपने जी जहन में, जी तब जी जाके मैं उस तो पर आ पाता हूँ कि अच्छा ये जी इसकी बात सर, कर रहे हैं, नहीं अदरवाइज आई मीन कैसे बताऊं जी।
गर नहीं सर, आपने बहुत अच्छा करके ये समझा दिया कि मैं तो गर तो वो गैन वो काफ ग्याफ से ही डाल रही होती है, आपने बताया कि गैन से डलेगा ये। घर वाले में से गाफ से डाल रही होती तो वो तो आपने एन गैन करके बताया, तो वो तो बहुत क्लियर हो गया सर। हाँ, हम्म। ओके। जब हम एक दूसरी जबान सीखते हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ और प्रोफेशनली बिल्कुल उसको इस्तेमाल करते हैं, तो एक लेवल वो आता है कि आप जो है वो ऐसा नहीं है कि सोचते किसी और जबान में हो और लिखते हो बोलते हो जबान में, बल्कि आप फिर सोचने भी उसी जबान में लगते हैं। तो जब आप उस जबान में सोचते हैं तो कोई भी नया इमेजिनेशन, कोई भी नया ख्याल, नई बात आपके जहन में आती है, तो वो उसकी तमाम सेपरेटिव फाइल्स के साथ आती है और उसी जबान में आती है। ठीक है ना? चेंज होने का जो प्रोसेस है जहन में, हमारी मदर टंग या हमारी फर्स्ट लैंग्वेज से दूसरी जबान में जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, वो वाली कैफियत रह नहीं जाती है। तो शायद इस हद तक नहीं मेरे साथ फारसी उर्दू का मामला है। तो इसलिए मैं अपने आप को सोचवा रहा हूँ कि अच्छा, जैसे अभी बात हिंदी स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, लिहाजा ये बात कही, वरना मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि सागर और सागर, और उस पे तो जी गाफ सर, आएगा, वो इसमें गैन आएगा अगर लिखा जाए तो। ये बात है। एग्नीशियन गलत हो गया। हिंदी को हिंदी में ही रखना था और उर्दू को उर्दू में ही रखना था। हाँ, हाँ ये जी। है बात। हाँ, एग्नीशियन गलत हो गया। हाँ जी सर। बिल्कुल चलो, वैसे ही बहुत जैसे दिल्ली में 20 साल गुजारने के बाद भी ऑटो वाले से बात करते वक्त मुझे लोकल लहजा अडॉप्ट करना पड़ता है इंटेंशन के साथ, बाकायदा रुक के समझ लगे अच्छा भाई इससे इस तरह बात करनी है, वरना एक किराया उल्टा बताएगा, है ना? तो तब जाके होता है, वरना वो बाय डिफॉल्ट वो लहजा आएगा हमारा जो हमारे इधर का है, लखनऊ से इस तरफ का, के चलेंगे भैया, क्या पैसे लेंगे, इतनी देर में तो सोचेगा पता नहीं कौन फंस गया मुझे। तो ये मसला है। हाँ, वो वाली बात सर एक पूछना चाह रही थी मैं। है जी। जी